हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो झारखंड एकेडमी काउंसिल क्लास 12 का जो एग्जाम आप लोगों का 2022 में हुआ था, उस एग्जाम्स का हम लोग जो है आज क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 40 क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकाउंटेंसी का, उसको करेंगे। और सिर्फ अकाउंटेंसी का ही नहीं, जितने भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे, क्योंकि पिछले बार भी एग्जाम 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी 40-40 का ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल जो है प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें से काफी सारा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस साल भी जो आप लोगों का एग्जाम होगा उस एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स हुए थे उन एग्जाम्स के जो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे, डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चंस को रिपीट किया जाएगा। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस बार जेक जो मॉडल पेपर डाला है उसको तो सोल्व कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सोल्व करके रखिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, तो ये हम लोग आज इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी के बारे में, यानी अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसमें भी 40 क्वेश्चन था, इस बार भी 40 क्वेश्चन पूछेगा। अकाउंटेंसी के बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स होगा, बीएसटी होगा, इंग्लिश होगा, ईटीपी होगा, बीएमटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। और ट्राई करूंगा कि कंप्यूटर साइंस भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम नाम है राहुल कॉमर्स एकेडमी, वहां पे टेलीग्राम में जाकर के आप राहुल कॉमर्स एकेडमी सर्च कीजिएगा, हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहां जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आप लोगों को जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो हर प्रीवियस ईयर्स के सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके जो है हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज का। देखो यहाँ क्वेश्चन में अगर आंसर में कहीं पे आंसर टिक हुआ रहेगा तो वो आंसर जरूरी नहीं है कि सही रहे, तो थोड़ा अच्छा से देखते हुए बनाएंगे हम लोग। ठीक है, आओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है विच वन इज नॉट ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चीज जो है वो पार्टनरशिप का फीचर्स नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये जो पार्टनरशिप होता है, पहला, क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे काम नहीं करता है? क्या पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, ये तो उसका फीचर हुआ। क्या पार्टनरशिप आपस में पार्टनर्स लोग प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करता है? बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग करता है, ये भी उसका फीचर्स है। टू और मोर टू पर्संस, हाँ जी, दो या दो से अधिक पर्संस भी होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, तो नहीं सर जी, पार्टनरशिप का लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, यानी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। तो क्वेश्चन में बोला था कौन इसका फीचर नहीं है, कौन इसका विशेषता नहीं है, तो साझेदारी का विशेषता, सीमित दायित्व साझेदारी का विशेषता नहीं है, बाकी सब इसका विशेषता है। वैसे ही पार्टनरशिप का फीचर लिमिटेड लायबिलिटी इसका फीचर्स नहीं है, इसके अलावा सभी इसका फीचर्स हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच वन इज नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कौन पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। तो वन का आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी वन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। यह है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट। बोला गया है साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अगर एक पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बना है तो इस कंडीशन पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा। तो बच्चा याद है जब हम आप लोगों को फंडामेंटल चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां बताए थे कि जब कभी भी किसी भी पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, तो उस समय में दो चीज होगा। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा, इक्वली। इसके बाद जो पर्सन या जो पार्टनर एडिशनल कैपिटल या एडिशनल लोन ला करके देगा उस लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 6% पर एनाम के हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा बाकी किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा जाता है और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना रेमुनेशन मिलेगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहां किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन होगा 3, नो इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज इसका जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे समझ में,
चलो आगे बढ़ते हैं, ये आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला है द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विथ द फार्म इज दैट ऑफ। एक पार्टनर्स जो होता है, एक साझेदारी जो होता है, एक साझेदार जो होता है, उस पार्टनर का फार्म के साथ कैसा रिलेशन होता है। तो सर जी एक पार्टनर जो होता है वो फार्म का ओनर भी होता है और फार्म का एजेंट भी होता है, यानी ओनर और एजेंट दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन ओनर एंड एजेंट। ओनर भी होता है और एजेंट भी। याद रखना, हम बार बार बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछा था उन क्वेश्चंस को रिपीट होने के चांसेस होंगे, तो अच्छे से उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में सेम है, ठीक है, हिंदी वाले लोग देख सकते हैं, देखना रहेगा तो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोला गया है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज रीराइटिंग इज। बोला गया है लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। देखो एक पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए, एक पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने के लिए एग्रीमेंट का होना तो जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ओरल भी हो सकता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटेन भी हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट का रिटेन में होना क्या वो कंपलसरी है? नहीं सर, कंपलसरी नहीं है। वो क्या है? वॉलेंट्री है, यानी आप पे डिपेंड करता है कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन में रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड का जिक्र करता, क्या जिक्र करता जी? पार्टनरशिप डीड, तो आप याद रखोगे कि पार्टनरशिप डीड जो होता है वो रिटेन में होता है। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो रिटेन में भी हो सकता है और ओरल में भी वॉलेंट्री है, यानी आपके वो इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा नीचे आते हैं। 5 पे बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है? तो याद है आप लोगों को लाभ हानि समायोजन खाता। अगर आप अकाउंटेंसी थोड़ा ध्यान से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हम लोग फंडामेंटल चैप्टर में बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं, इसके बाद हम लोग सैलरी दिखाते हैं, इसके बाद जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है उस चीज को दिखाया जाता है। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या पता लगाने के लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच बांटा जाएगा। तो सर जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या पता लगाने के लिए बनाया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? तो याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप शैल बी। कंपनी विविध अधिनियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या होगी। यानी एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होगा। कम से कम 2 होता है और अधिक से अधिक 50 पार्टनर जो है एक फॉर्म में साझेदार होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 7 पे बोला गया है विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर फिक्स्ड। जब कभी भी पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है तो कितना अकाउंट खोला जाता है? साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? तो देखो हम अभी आप लोगों को बताते हैं कि जब भी अकाउंट खुलता है, देखना अकाउंट खुलता है, अकाउंट किस तरीके से खुलता है? पहला, जब कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग होगा, क्या होगा? कैपिटल फ्लक्चुएट, और कैपिटल आपका फिक्स्ड होगा। तो ध्यान से समझना, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है तो एक अकाउंट सिर्फ खुलता है, वो होता है हम लोगों का करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट खुलता है? करंट अकाउंट, ठीक है। सॉरी, कैपिटल अकाउंट खुलता है। कौन सा अकाउंट खुलता है जी? कैपिटल अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएट रहेगा तो एक अकाउंट खुलेगा कैपिटल, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो फिक्स्ड में 2 अकाउंट खुलता है। एक आपका खुलता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका खुलता है करेंट अकाउंट। तो यहां ये बोला कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कितना अकाउंट खुलेगा? तो बेसिकली पता चल गया कि जब कैपिटल हो फिक्स्ड होगा तो 2 अकाउंट खुलेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक
करेंट अकाउंट, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा और करेंट अकाउंट खुलेगा। तो 7 का आंसर होगा आपका 4 यानी कि डी होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगर उसी के जगह फ्लक्चुएटिंग बोलता तो सिर्फ एक अकाउंट खुलता, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड बोला है तो दो अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 पे, करेंट अकाउंट इज ए, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो बच्चा करेंट अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग करेंट अकाउंट जो खोलते हैं किसी पार्टनर्स का खोलते हैं। किसका क्या खोलते हैं? पार्टनर्स का। जैसे मान लो पार्टनर्स है XYZ, तो या पार्टनर्स है मान लो ABC, तो आखिरकार ये जो पार्टनर्स है ये कोई ना कोई पर्सन ही ना है जी। तो करेंट अकाउंट बेसिकली कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चालू खाता, हिंदी में बोल रहा है चालू खाता किस तरीके का खाता है? तो ये एक व्यक्तिगत खाता होता है। ठीक है, आया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया गया? तो सिंपल सा बात है, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ओपनिंग हुआ, तो ओपनिंग करते समय जो कैपिटल लगाया गया है उसी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है कैपिटल एट बिगिनिंग, यानी ओपनिंग कैपिटल में। कोई पर्सन अगर 1 जनवरी से कैपिटल लगाया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जनवरी से मिलेगा। कोई पार्टनर अगर 31 मार्च से लगाया है तो 31 मार्च से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कोई पार्टनर अगर 1 अक्टूबर से लगाया है तो 1 अक्टूबर से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो 9 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर बोला गया है, सुपर प्रॉफिट स्टैंड फॉर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम सबको पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अधिलाभ का क्या फॉर्मूला होता है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोला गया है प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर वेयर 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट विल बी, 4 साल का प्रॉफिट दिया है और 4 साल का प्रॉफिट के बेस पे आपको गुडविल निकालने बोला है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो इन टोटल प्रॉफिट को जोड़ दो, 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 को जोड़ दो, तो 8,000, 10,000, 20,000, 10,000, 30,000 और 10,000, 40,000। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल 4 साल है, 4 साल से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 10,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो फिर गुडविल कितना आएगा? तो ये 10,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो 2 साल का दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी कितना हो गया? 20,000। तो गुडविल मेरा कितना निकल के आ गया? गुडविल निकल के आ गया 20,000, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने बोला था, निकाल दिया हम लोग। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे, थोड़ा सा और नीचे लेके आते हैं। हाँ, 12 पे बोला गया है, व्हेन इज वेटेड एवरेज मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, कब ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का प्रयोग किया जाता है? हमको पता है कि गुडविल कैलकुलेट करने का बेसिकली 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको याद होगा कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें 2 मेथड आता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड प्रॉफिट। तो ये बोल रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज करना चाहिए? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तब यूज करना चाहिए जब प्रॉफिट या तो बढ़ते रहेगा या प्रॉफिट घटते रहेगा, यानी प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और प्रॉफिट घट भी रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो सही होता है। तो ऑप्शन सी बी पे, ऑप्शन 2 पे बोल रहा है प्रॉफिट हैज इंक्रीज, हाँ तब निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट डिक्रीज होगा तब, तो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों ही कंडीशन पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट अप्लाई होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर 2 और 3, या तो 2 हो या 3 हो, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब उस समय जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये तो मोस्ट इजी क्वेश्चन, गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा तो हम सबको पता है गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, अच्छा यहां देखो एक और फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका न्यू रेशियो का। यहां ये न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो या किसके फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो का। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहां गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि गेनिंग रेशियो कब कब निकाला जाता है, तो गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है हम लोगों को रिटायरमेंट पे और डेथ के समय में गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है, और सेक्रीफाइस रेशियो का जरूरत पड़ता है एडमिशन के समय में। किसके समय में जी, एडमिशन के समय में। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है विच वन इज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। ऐसा क्या होगा जिससे पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाए, बोल रहा है चेंज हो जाए। तो याद रखना रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होने से पुराना जो साझेदारी अनुबंध होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चेंज इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कब चेंज होगा, जब पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म का डिजुलेशन होगा तो इससे पार्टनरशिप फॉर्म चेंज नहीं होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड हो जाएगा। अगर एमलगेमेशन होगा तो इससे भी पुराना पार्टनरशिप डीड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में होगा। ठीक है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का कारण होता है एडमिशन, रिटायरमेंट डेट या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ अमोंग एक्स वाई एंड जेड 1:2:3 दिस कन्वर्टेड इनटू 3:2:1 विच पार्टनर्स या पार्टनर विल बी अनइफेक्टेड। बोल, अब इसको अच्छा से समझना, एकदम इजी क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। देखो यहां समझा रहे तीन पार्टनर है, एक्स है, वाई है और कौन है, जेड है। ठीक है, इन लोगों का पहले का ओल्ड रेशियो था, पहले का ओल्ड रेशियो 1:2:3, तो एक्स का होगा 1/6, y का होगा 2/6 और z का होगा आपका 3/6, ये ओल्ड रेशियो। और अब न्यू रेशियो हो गया 3:2:1, यानी इसका हो गया 3/6, इसका हो गया 2/6 और इसका हो गया 1/6। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बताओ कौन जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। तो बताओ y का पहले का भी रेशियो 2:6 था और अभी भी पहले भी 2/6 था और अभी भी क्या है 2/6 है, तो y का रेशियो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। तो यानी y का में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, x गेन कर गया है और z क्या किया है, सेक्रीफाइस कर गया है यहां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है मेरा, थोड़ा सा और ऊपर लेके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर अपने साथ, न्यू पार्टनर जो अपने साथ गुडविल लेकर के आता है वो गुडविल क्यों पेड करता है। देखो सपोज कर लो एडमिशन का क्वेश्चन है, सपोज कर लो ए और बी दो पार्टनर था। ठीक है, इन लोग एक नया पार्टनर सी को फॉर्म में एडमिट दिया, तो सी अपने साथ दो चीज लेकर के आएगा। सी अपने साथ एक तो कैपिटल लेकर के आता है, न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लाएगा, या दूसरा अपने साथ क्या लेके आएगा, दूसरा अपने साथ लेके आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेकर के आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आखिरकार हम सबको पता है कि ये जो कैपिटल लेके आता है ये कैपिटल फार्म को छोड़ दिया जाता है, लेकिन न्यू पार्टनर अपने साथ ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आता है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि न्यू पार्टनर अपने साथ जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो क्यों लाएगा, वो इसलिए लाएगा क्योंकि न्यू पार्टनर जब फार्म में एडमिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में शेयर मांगेगा। न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर चाहिए, तो प्रॉफिट में शेयर के लिए ही उसको जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ता है। तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लाता है, फॉर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए। तो 16 का आंसर होगा आपका 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको जी, ये क्या हो गया, कहां से कहां आ गए हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला, ए एंड बी
शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी पार्टनर है। ओल्ड रेशियो है इन लोगों का 3:4। न्यू पार्ट सी वाज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। न्यू पार्टनर सी एडमिटेड हो गया 1/5 शेयर के लिए। तो बोला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, तो न्यू रेशियो निकालने बोला है ए, बी और सी का। अगर आप एडमिशन चैप्टर पढ़े हैं तो एडमिशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर हम आप लोगों को छोड़ रहे हैं। देखते हैं कि आप लोग कितना एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17 का आंसर आप लोग हमको कमेंट करके खुद बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ते हैं। 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोला गया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज एसर्टेन्ड एट द टाइम ऑफ। सैक्रिफाइस रेशियो कब निकाला जाता है? हम अभी अभी आपको बताए थे कि सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाता है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय में। कब? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के समय में जरूरत पड़ता है सैक्रिफाइस रेशियो का। डेथ ऑफ ए पार्टनर के समय में किस चीज का जरूरत पड़ता है? गेनिंग रेशियो का। और रिटायरमेंट में भी किसका काम किया जाता है? गेनिंग रेशियो का। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो का काम किसमें किया जाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 3। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे बोला इफ द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन होके आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स, इट विल बी ट्रांसफर टू। अब इसको अच्छा से समझो। सपोज कर लो दो पार्टनर है पहले से, ए और बी। ये दोनों फार्म के ओल्ड पार्टनर है। कौन से पार्टनर हैं? ओल्ड पार्टनर। अब ये लोग एक नया पार्टनर फार्म को सी को फार्म में एडमिशन दे रहा है। सी न्यू पार्टनर है। तो जब सी एडमिट हुआ उस समय ए और बी के पास पहले से क्या है? पहले से प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ए और बी के पास पहले से जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी को अपीयर प्रॉफिट एंड लॉस बोला जाएगा। और पहले का जो गुडविल होगा, पहले का क्या होगा? गुडविल। उस गुडविल को भी अपीयर गुडविल बोलेगा। अपीयर गुडविल मतलब पहले का गुडविल। तो बताओ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये ए और बी का है, यानी ओल्ड पार्टनर का है। गुडविल भी होगा अपीयर तो ओल्ड पार्टनर का होगा। जब ओल्ड पार्टनर का गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो किस पार्टनर को बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर को बांटेंगे। अच्छा, किस रेशियो में बांटेंगे? तो ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में जो है वो बांटा जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो 19 का आंसर होगा 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक बार आप सुन लोगे, एक बार समझ लोगे तो आपको हमेशा के लिए वो चीज याद हो जाएगा। 20 नंबर में गुडविल ब्राउट इन केस बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। अगर न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल लेके आया है तो उस गुडविल को क्या कहते हैं? तो अभी बताए थे, उस गुडविल को प्रीमियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा है आज। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला गया है वन ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज शो इन विच अकाउंट। अगर एक नया पार्टनर का फॉर्म में एडमिशन हुआ तो एडमिशन होने में अगर कोई एसेट इंक्रीज हो गया तो उसको कहां दिखाएंगे? तो बच्चा याद रखना, जब कभी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का पुनर्गठन होगा, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो, या किसी पार्टनर का डेथ हो, अगर कभी भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा यानी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उस समय जो भी एसेट होता है उस फॉर्म का और जो भी उस फॉर्म का लायबिलिटीज होता है, उस एसेट और लायबिलिटीज का अमाउंट जो है या तो मार्केट में इंक्रीज कर जाता है या तो फिर मार्केट में उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। तो कोई भी एसेट अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उन एसेट को दिखाने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको रीवैल्यूएशन अकाउंट कहा जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय में बनाया जाता है, जिसमें ऐसे एसेट और ऐसे लायबिलिटीज को दिखाया जाता है जिसका अमाउंट या तो इंक्रीज या डिक्रीज करता है। समझ में आया? तो कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। फिर चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, तीनों ही कंडीशन पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया जाता है। ठीक है, आओ। और रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट होता है।
ठीक है, चलो 22 नंबर, Z is admitted in a firm for 1/4 share in future profit for which he brings 30,000 for goodwill. It will be taken away by old partner in partners X and Y. सिंपल सा क्वेश्चन समझो, क्या बोला, एक नया पार्टनर है Z जो एक फर्म में एडमिट हुआ और अपने साथ 30,000 रुपया का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को फर्म का ओल्ड पार्टनर X और Y किस रेशियो में आपस में बांटेगा। तो हम अभी समझाए थे कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है और अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तो उस प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। अच्छा, आप लोगों को याद है कि एडमिशन का कौन सा जर्नल एंट्री बनता है? एडमिशन का जर्नल एंट्री बनता है अगर न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम लेके आया है तो लाने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और उस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का फॉर्मूला होता है, जर्नल एंट्री होता है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। आ गया समझ में? चलो 22 के बाद क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 23। बोला गया है ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर एक पार्टनर्स का रिटायरमेंट हो गया, द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रीटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन कैपिटल अकाउंटिंग। देखो समझो, अगर 3 पार्टनर था A, B और C जो एक फार्म को चलाता था, सपोज कर लो C फार्म से रिटायर कर गया। कौन रिटायर कर गया? C फार्म को छोड़ करके चला गया। तो उस कंडीशन पे ये जो A, B और C का जो फार्म है, उस फार्म के पास जो भी, समझ लो, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जो भी जनरल रिजर्व होगा, या जो भी इन लोगों का गुडविल होगा, या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उन सब का बंटवारा ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में किया जाता है। रिटायरमेंट में किसी भी चीज का बंटवारा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच किया जाता है, बस रिटायरमेंट टाइम का जर्नल एंड रिटायरमेंट टाइम का गुडविल को छोड़ के। बाकी हर चीज को ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये गलती से क्वेश्चन उल्टा हो गया है, थोड़ा हम क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है हम वो समझा दे रहे हैं। बोल रहा है कि रिटायरमेंट करते समय अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसके किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? तो उसके गुडविल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, उसको देख लेना। इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है आपका क्वेश्चन में X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/4, 2/5 एंड 7/20। Z रिटायर फ्रॉम द फर्म, Z रिटायर हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। देखो इस चीज को अच्छा से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? 3 पार्टनर था, X था, Y था और Z था। अच्छा, रेशियो X का रेशियो है 1/4, ठीक है, Y का रेशियो है आपका 2/5, ठीक है, और Z का रेशियो है आपका 7/20। तो सबसे पहले इस रेशियो को कॉमन ले लो, इक्वल कर दो। तो 5 है, 4 है, 5 है, 20 है, तो नीचे वाले का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम लेकर के आपका 20 आएगा। तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 से 1 को डिवाइड करेंगे ये 5 होगा, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे 8, ठीक है, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 को 7 से डिवाइड करेंगे 7, अब 20 हट जाएगा। तो ये आया आपका 5:8:7। 1 मिनट रुको, ये रेशियो क्या आया है? 5:8:7 आया। रेशियो आया है आपका 5:8:7। ये है X का रेशियो है, ये है Y का रेशियो और ये है Z का। तो क्वेश्चन में कौन बोला है कि कौन रिटायर हो गया? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिटायर हो गया आपका, देखो रिटायर हो गया आपका Z। तो Z का रिटायर हो गया तो इसको हटा दो, Z रिटायर हो गया तो X और Y का रेशियो क्या बचा? X और Y का रेशियो 5:8 बच गया। ठीक है, तो रेशियो क्या बचा? 5:8। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन A। ठीक है, आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 पे बोल रहा है, 26 पे बोल रहा है द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज। नॉमिनल कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? ये शेयर का चैप्टर है। नॉमिनल कैपिटल को ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोला जाता है और नॉमिनल कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। याद रखना, नॉमिनल कैपिटल को ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों बोला जाता है। ठीक है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 27, डिविडेंड्स आर जनरली पेड ऑन। डिविडेंड्स किसमें दिया जाता है? हम सबको पता है डिविडेंड बेसिकली दिया जाता है शेयर्स पे। किस पे दिया जाता है? शेयर्स पे। और इंटरेस्ट किस पे चुकाया जाता है? तो बेसिकली इंटरेस्ट चुकाया जाता है आपका डिवेंचर पे। किस पे? डिवेंचर पे। तो क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि डिविडेंड आर पेड, अच्छा शेयर में चुकाएंगे, और शेयर में किस तरीके का शेयर पे? तो याद रखना कि पब्लिक जो शेयर का पैसा पेड किया है उसी पेड अप शेयर पे ही कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करेगा। तो डिविडेंड पे होता है बेसिकली पेड अप कैपिटल पे। पेड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो पब्लिक जो है कंपनी को पेड करता है। जितना पैसा पब्लिक कंपनी को देगा उतना ही कंपनी डिविडेंड के रूप में जो है वो रिटर्न करेगा, यानी पेड अप कैपिटल पे ही जो है वो दिया जाता है आपका डिविडेंड। ठीक है, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। बोला गया है क्वेश्चन में कि कंपनी अगर किसी शेयर को फॉरफिटेड किया, फॉरफिटेड करने के बाद उस शेयर को री इशू किया, तो फॉरफिटेड करके री इशू करने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको कहां दिखाया जाता है? तो हम सबको पता है उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। और इसी के लिए एक जर्नल एंट्री बनाया जाता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो याद रखना, जब कंपनी शेयर फॉरफिटेड करके शेयर री इशू करेगा और जो शेयर का पैसा बच जाएगा उसको कैपिटल रिजर्व में दिखा दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनी रूल 2013 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज्ड शुड नॉट एक्सीड। बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना होगा? तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो होता है वो 10% होगा। इसका मतलब समझो कि अगर कभी भी कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया और पब्लिक अगर उस शेयर का पैसा टाइम पे नहीं दे पाया, यानी कॉल्स इन एरियर हो गया, तो अगर बाद में पब्लिक उस शेयर का पैसा पे करेगा तो पब्लिक को उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? तो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी 12% इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। वैसे ही अगर कोई शेयर होल्डर अगर किसी शेयर का पैसा एडवांस में पे करे, एडवांस में किसमें पेड करे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर नहीं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अगर रहेगा तो कंपनी जो है उस एडवांस पे 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। याद रखना दोनों चीज, कॉल्स इन एरियर 10%, कॉल्स इन एडवांस 12%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। बोला गया है कंपनी जो शेयर मार्केट में इशू किया, पब्लिक जो शेयर सब्सक्राइब किया और पब्लिक से जो शेयर का पैसा मांगा गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल का जो डिफरेंस है वो कहलाता है अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहलाता है? अनकॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, जैसे कंपनी अगर मान लो पब्लिक मान लो 5000 शेयर खरीदा और 5000 शेयर में से अगर मान लो कंपनी सिर्फ 4000 शेयर का पैसा मांगा, तो कितना शेयर का पैसा नहीं मांगा? 1000 नहीं मांगा, तो जो नहीं मांगेगा वही ना अनकॉल्ड अप होगा। तो ये अनकॉल्ड अप इसका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में? चलो 30 के बाद आते हैं 31 नंबर पे। बस 10 क्वेश्चन है और खत्म। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? तो हम बताए थे रजिस्टर्ड कैपिटल बोलो, नॉमिनल कैपिटल बोलो या ऑथोराइज्ड कैपिटल बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो रजिस्टर्ड कैपिटल बोले तो ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोला गया है एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन ... ऑफ इशूड प्राइस ऑफ इच शेयर। बोला गया है सेबी गाइडलाइन जारी किया है और सेबी के गाइडलाइन के रिगार्डिंग की कोई भी कंपनी का जो है वो 20% से कम जो है उसका इशूड कैपिटल नहीं होना चाहिए। यानी जो कैपिटल अगर मान लो कोई कंपनी अगर कोई शेयर इशू किया है तो उस शेयर पे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल
कॉल मांगेगा ना तो कंपनी कम से कम उसका 25% जो है उस शेयर का पैसा एप्लीकेशन में मांग सकता है, उससे कम नहीं मांगेगा। ठीक है, आया समझ में? 25% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 33 नंबर क्वेश्चन पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज है, तो हम सबको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, चलो 34 नंबर बोला गया है व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स एट प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम में रिसीव्ड बाय कंपनी। अगर एक कंपनी जो है अगर प्रीमियम पे शेयर को इशू किया है तो प्रीमियम का पैसा किससे मांग सकता है? अलोंग विथ एप्लीकेशन कॉल, एप्लीकेशन मनी। क्या एप्लीकेशन के साथ मांग सकता है? बिल्कुल। अलॉटमेंट के साथ भी मांग सकता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ भी मांग सकता है, किसी के साथ भी मांग सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन में भी मांग सकता है, अलॉटमेंट भी मांग सकता है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी मांगा जा सकता है। ठीक है, आओ आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। बोला गया है ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति होता है कंपनी। ठीक है, कंपनी बोलो या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ही चीज है। एक मिनट भाई, इतना ऊपर चला गया ये। 36 नंबर बोला गया है डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। बच्चा एक चीज समझा रहे हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको ये बोलेगा अकाउंट्स में कि कौन डेबिट जाएगा और कौन क्रेडिट जाएगा, तो याद रखना हमेशा आप क्या करना, जर्नल एंट्री बना देना। जर्नल एंट्री बनाने से ये पता चल जाएगा कि कौन डेबिट जाएगा कौन क्रेडिट। तो क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि अगर आप कभी भी शेयर को अगर डिस्काउंट में री इशू करते हैं तो किसको डेबिट में दिखाओगे? तो आओ जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो बताओ, अगर शेयर डिस्काउंट में री इशू होता है तो भाई जर्नल एंट्री क्या बनता है? तो जर्नल एंट्री उसका बेसिकली बनता है, डिस्काउंट में री इशू करेंगे ना तो जर्नल एंट्री उसका बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, यही जर्नल एंट्री बनेगा। तो अब बोल रहा है कि जब शेयर फॉरफिटेड करके उसको डिस्काउंट में री इशू किए तो बोल रहा है कि किसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे? तो डेबिट में या तो बैंक को दिखाएंगे या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो क्या ऑप्शन में बैंक है? नहीं है। ये शेयर फॉरफिटेड, देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट यहां दिखाएंगे। हाँ सर बिल्कुल दिखाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। तो यहां राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन बी नंबर, यानी जब शेयर को डिस्काउंट में री इशू करेंगे हम लोग तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट दिखाया जाता है। जब कभी भी आपको यह बोले कि कौन डेबिट कौन क्रेडिट तो हमेशा आप लोग जर्नल एंट्री बनाना, उससे इजी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी कभी भी। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है 37 नंबर व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। सेम बोला, जब शेयर फॉरफिटेड करेंगे तो किस तरीके से डेबिट करेंगे उसको? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से, मार्केट वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर या पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो याद रखना किससे? कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अच्छा, जर्नल एंट्री याद है आप लोगों को? जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनता है? जर्नल एंट्री बनता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो याद है डेबिट में जब हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं उसको कॉल्ड अप कैपिटल से। किससे? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप वैल्यू से। हमेशा याद रखना किससे? कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे बोल रहा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन भी पर्सनल अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब 2 क्वेश्चन है और खत्म। 39 नंबर पे बोला मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पब्लिक कंपनी इज। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितना होता है मेंबर का? तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर होता है 7 और मैक्सिमम नंबर होता है इशूड ऑफ शेयर्स के बराबर। और एक अगर पब्लिक कंपनी का बात किया जाए तो एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर होता है 2 और मैक्सिमम नंबर होता है 200। याद रखना, ठीक है? तो यहां पब्लिक कंपनी बोला तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर होता है 7 और मैक्सिमम नंबर होता है नंबर ऑफ इशूड शेयर या अनलिमिटेड होता है। ठीक है, आगे समझ में? 39 के बाद चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हाँ जी, देखो 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन ये रहा। 40 नंबर पे क्या बोला, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशूड इज ट्रांसफर टू। सेम वही बोला कि जब शेयर को फॉरफिटेड किए, फॉरफिटेड करके री इशू किए, री इशू करने के बाद जो शेयर का पैसा बच गया उसको किसमें दिखाते हैं, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। ठीक है बच्चा, आ गया समझ में। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई भी सब्जेक्ट्स का, इसके बाद अकाउंटेंसी के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट्स का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए होगा प्रीवियस ईयर्स का, तो कमेंट करके बता देना। जो बोलोगे हम उस सब्जेक्ट्स का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियोस कंटिन्यू आ जाएगा। एग्जाम का सब लोग मन लगा के तैयारी करो और मन लगा के पढ़ाई करो और अच्छे से ध्यान दो। हमसे जितना होगा हम अपना मदद आप लोगों को जरूर करेंगे। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट जरूर करना। मैं ट्राई करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को जो है उनके सवालों का जवाब जरूर से जरूर दे पाऊं। ठीक है, चलो।